नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज मैं आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में बताऊंगा। यूरिन के इन्फेक्शन का जो सबसे मेन कोज है वो है पेशाब को लंबे समय तक रोक के रखना है, या फिर पानी कम पीते हैं, जैसे लंबे वर्किंग आवर्स में हम बैठे रहते हैं जिसकी वजह से पानी कम पीते हैं, वो भी इसका मेन कारण है। इसके अलावा पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करना, और जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स में फोलिस कैथेटर यानी कि पेशाब की जो नली डाल के रखते हैं, अगर लंबे समय तक वो डली रहे उनको, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन यूजुअली हो जाए। और मेल पेशेंट्स में जैसे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो उनको प्रोस्टेट यानी कि जो गदूद होता है उसका साइज बढ़ने लगता है, जिसको प्रोस्टेटोमेगैली बोलते हैं। उसकी वजह से भी यूरिन का जो फ्लो है उसका रुकने की वजह से भी यूरिन में इन्फेक्शन यूजुअली हो जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिन के इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे मेन सिम्टम है वो है बर्निंग मिक्सचुरेशन। इनके पेशाब करते समय उसको जलन होगी। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इनकी बार बार पेशाब आएगा, उसको अर्जेंसी होगी बार बार यूरिन करने की। और डिसयूरिया यानी कि यूरिन जब करेगा तो उसको पेशेंट को पेन होगा। और इसके साथ साथ लोअर एब्डोमेन में पेन, लोअर बैक एक, और जो ब्लैडर है ब्लैडर में स्पाज्म यानी कि उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से पेशेंट को बार बार उसको यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि उसको अब फिर से यूरिन आएगा। इसके साथ साथ उसका जो यूरिन का ऑर्डर होता है वो अनप्लेजेंट सा ऑर्डर होता है। उसका जो अपीयरेंस होता है वो क्लाउडी अपीयरेंस टाइप हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में हिमोचूरिया भी हो सकता है। और जब हम इसकी जांचें करवाते हैं, सबसे पहले हमें यूरिन की जब जांच करवाते हैं कि देखने के लिए कि यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन हमें करवाना चाहिए, जिसमें हमें पस सेल्स का, आरबीसी का, एपिथेलियल सेल्स वगैरह का हमें पता चल जाता है। अगर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में हमें पस सेल्स दिखें तो हमें इसके बाद सबसे पहले यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करवाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि उसमें ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। अगर हमें उस ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा तो हम इसको जल्दी से यूटीआई को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा कई पेशेंट जैसे बताते हैं कि हमें पेशाब करते समय खून आ रहा है ना, तो उस पेशेंट में हमें सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि जो ब्लैडर है उसमें कोई किसी प्रकार की कोई ग्रोथ तो नहीं है। अगर उसमें कोई ग्रोथ लगे हमें तो हम एक टेस्ट होता है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में हम बेसिकली एक दूरबीन के द्वारा जो ब्लैडर होता है उसको देख लेते हैं कि उसमें कोई ऐसा कोई ग्रोथ तो नहीं है। अगर नॉर्मल आया तो ठीक है, वरना अगर कुछ उसमें ग्रोथ वगैरह मिलती है हमें तो उसके फर्दर एग्जामिनेशन या फर्दर टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को हमें लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, लगातार फीवर आ रहा है यूटीआई की वजह से, और उसमें पेशेंट को पेन एब्डोमेन भी परसिस्टेंट है, तो हम इसके साथ साथ और भी टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे सीबीसी में हमें टीएलसी वगैरह का पता चल जाएगा कि कितने रेज्ड हैं, किस किस लेवल में है टीएलसी। और केएफटी में जैसे क्रेटिनिन, सोडियम पोटेशियम का लेवल, यूरिया का लेवल हम ये देख सकते हैं। अगर परसिस्टेंट फीवर है और उसके साथ साथ पेशेंट को ठंड भी लग रही है और वोमिटिंग्स वगैरह हैं, तो हम ब्लड कल्चर्स या अदर टेस्ट भी हम पेशेंट के करवा सकते हैं। जब हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसमें सबसे पहले हमें प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे। और यूरिन के प्रेशर को कभी भी होल्ड करके नहीं रखना है ज़्यादा समय के लिए। और इसके साथ जैसे यूरिनरी एल्कलाइजर जैसे सिरप, अल्कासिप, अल्कासोल या यूरिलाइजर के नाम से जो काफ़ी फेमस है, इसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। ये क्या करता है, यूरिन का पीएच को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा तो उसका पीएच अल्कलाइन हो जाएगा, और यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। जब ये यूरिन बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा तो इसकी वजह से, यूटीआई की वजह से जो हमें बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ जो पेन हुआ था उसको सबसाइड कर देगा। और इसकी जो डोज रखनी है हमें वो 10 ml टीडीएस रखनी है, और ये 10 ml हमें आधा ग्लास पानी के साथ लेनी चाहिए। और जब हम सिरप, अल्कासिप या अल्कासोल वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमें फ्लोरोक्विनोलोल्स जो होते हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन या लिवोफ्लोक्सासिन, उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में अच्छे से इफेक्ट करते हैं और अच्छे से उनका रिजल्ट दिखाते हैं। और सिरप अल्कासिप या सिरप अल्कासोल वगैरह के साथ हमें नाइट्रोफुरेंटोइन, जो मार्टिफर के नाम से काफी फेमस है, उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्टिफर टैबलेट बेसिक मीडियम में अच्छे से काम नहीं करती है। इसके अलावा हम क्रेनबेरी जूस का यूज कर सकते हैं, बट वो प्रिवेंशन में काम करेगा, वो ट्रीटमेंट में काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रेनबेरी जूस में जो केमिकल्स होते हैं वो
ब्लैडर में जाके अटैच हो जाएंगे और वो जो यूटीआई करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्लैडर के वॉल पर मतलब अटैच होने से बचाते हैं वो। मतलब ये जब यूटीआई हो गया है उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है, यूटीआई को रोकने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कई बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पेशेंट को बार बार यूरिन आता है। यूरिन क्यों आता है? जो ब्लैडर की मसल्स है ना उसमें स्पाजम होता है, हाइपर एक्टिव होगी, हाइपर एक्टिविटी की वजह से पेशेंट को बार बार अर्ज होगा और बार बार यूरिन आएगा। तो उसमें हम फ्लेवोक्सेट नाम की एक टैबलेट होती है जो यूरिस्पास के नाम से मार्केट में काफी फेमस है, वो एंटीकोलिनर्जिक एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी डोज सुबह शाम हमें एक टैबलेट लेनी है, ये मिनिमम 5 दिन तक हमें लेनी चाहिए जब यूटीआई हो जाए तो। अब हम यूटीआई को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड तो ऐसा है जैसे यंग पेशेंट में हो जाए जिसमें ज्यादा सिम्टम्स ना हो, फीवर ज्यादा लंबे समय तक ना हो, पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि कोई इसके अलावा कोई कोमोर्बिडिटी ना हो, जैसे कोई बीपी, शुगर, हार्ट की या कोई अन्य बीमारी ना हो। कॉम्प्लिकेटेड वो हुआ जैसे ओल्ड एज में हो जाए, रिकरेंट हो, या फिर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया हो जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, या पेशेंट डायबिटिक हो जिसको फुलफिल्ड पस सेल्स हो और साथ में उसका कल्चर भी पॉजिटिव आया हो, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी पॉजिटिव आया, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। हमें अभी अनकॉम्प्लिकेटेड के बारे में आपको बता रहा हूँ। अनकॉम्प्लिकेटेड जैसे कोई केस है जिसमें यूटीआई में है और पेशेंट ने यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी नहीं करवाया, उसने उस टाइम हमें सिर्फ जो हम यूज कर सकते हैं उस समय में जो हम ट्रीटमेंट, उसमें जैसे एक टैबलेट होती है नाइट्रोफुरेंटोइन जो मार्केट में मार्टिफर, निफ्ट्रान या निफ्टास के नाम से फेमस है। जैसे मार्टिफर MR 100 mg BD, ये 3 से 5 दिन तक, यूजली हमें 5 दिन तक ये टैबलेट लेनी चाहिए। इसके अलावा फोस्फोमाइसिन जो 3 ग्राम के शशे में अवेलेबल होता है, इसको हमें यूजुअली नाइट में यूज करना चाहिए। और फोस्फोमाइसिन सैसे यूज कैसे करना है? फोस्फोमाइसिन सैसे है जो वो 3 ग्राम का आता है, उसको 100 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके हमें रात में पेशेंट को देना चाहिए, ताकि जब पेशेंट ले तो उसके बाद एकदम से यूरिन पास ना करे, उसको यूरिन के प्रेशर को होल्ड करके रखे, ताकि ये जो इसकी मेडिसिन है वो अच्छे से काम करे। और इसका एक साइड इफेक्ट होता है, यूजुअली पेशेंट को डायरिया हो जाता है, वोटरी डायरिया होता है, बेसिकली वो 2 से 3 दिन तक परसिस्ट करता है। और इसकी एक सिंगल डोज ही होती है जो हम पेशेंट में देते हैं इसको। इसके अलावा हम कोट्रियामेक्सोजोल जो जैसे सेप्ट्रान DS या बैक्टीरियम DS के नाम से जो काफी फेमस है, उसको BD डोज में यानी कि सुबह शाम 5 दिन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बीटा लैक्टम और सिफेलोस्पोरिन के साथ जैसे अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड या फिर सफिक्सिम 200 mg BD, इसको भी हम 3 से 5 दिन की डोज में पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोल का यूटीआई में जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट है, जैसे लीवोफ्लोक्सासिन 500 mg OD या सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg BD, और इसके साथ नोरफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, इनको भी हम इस अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में यूज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है उसमें हमें फ्लोरोक्विनोलोल्स और टेट्रासाइक्लिन्स अवॉइड करने चाहिए। उसमें हम बीटा लैक्टम जैसे अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड और सिफालेक्सिन, सफिक्सिम, ये सेफर होते हैं और इनका यूज हम प्रेग्नेंट वुमेन में कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है और जिसका यूरिन कल्चर हमने करवाया उसमें पॉजिटिव आता है, तो और पेशेंट ओल्ड एज है या डायबिटिक है और साथ में और भी कोमोर्बिडिटी है, पेशेंट सिक है, तो उस पेशेंट को ऐसे यूजुअली ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। उसको हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा के नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके उसको आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए।